हमारे पास दूसरी टेक्निक है, वो हमारे पास निकल के आती है काइजन कॉस्टिंग। काइजन कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने कहा काइजन कॉस्टिंग का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। काइजन काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जो आप करते चले जाओगे उसको हम काइजन कॉस्टिंग कहते हैं। अच्छा, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, देखो दो ही सब्जेक्ट थे आज तक दो ही सब्जेक्ट थे जहाँ पर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करनी पड़ी, एक था ऑडिट, एक था ईआईएस। ईआईएस से मेरे पास क्या निकल गया था? इनने कहा ईआईएस। और ऑडिट से निकाल लो एक वो था जीआईसी करके चैप्टर था ना, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तो चैप्टर उठा लो। हमने कहा दो चैप्टर उठा लो, एक जीआईसी उठा लो, एक ईआईएस उठा लो, इससे ना आपकी काइजन कॉस्टिंग बन जाएगी। ठीक है, हमने बना लिया। कैसे बनाया? हमने कहा एक जीआईसी उठा लिया, एक ईआईएस उठा लिया। ई ऐसे क्या निकल गया? स्टैंडर्ड। तो उसने कहा कि काइजन कॉस्टिंग के अंदर ना स्टैंडर्ड सेट करते चले जाना, अगेन अगेन स्टैंडर्ड चेक करना। लंबे स्टैंडर्ड मत सेट कर देना कि एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का बनाते नहीं, छोटे छोटे हफ्तों के स्टैंडर्ड्स बनाते चले जाना। ठीक है, इसके अंदर हमने कहा इसके अंदर ना इंप्रूवमेंट करना होता है, रेगुलर इंप्रूवमेंट करना होता है। ठीक है, इसमें हमने कहा इंप्रूव किसको करेंगे? प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट करना होता है। ठीक है, ई से क्या निकल के आएगा? तो हमने कहा सारे के सारे एम्प्लॉइज का इन्वॉल्वमेंट इंप्रूव जरूरी होता है। ठीक है, सी से क्या निकल के आया? सी से हमारे पास निकल के आया कि एक तरीके से सबकी मिलावट, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है, एम्प्लॉइज का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता है। तो ये वाला आई रहेगा। ये वाला आई किससे निकल के आएगा? ये वाला आई निकल के आता है कि आपका 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 ये वाला आई किसके लिए होता है? ये वाला आई होता है इंप्रूव सिस्टम वगैरह, तो हो गया, इन्वॉल्व ऑल एम्प्लॉइज वगैरह हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज़ें जो मेरे पास थी, एक था स्टैंडर्ड सेटिंग मेथोलॉजी आपकी, कॉस्ट रिडक्शन की नहीं, कॉस्ट कंट्रोल की होनी चाहिए, स्मॉल टारगेट सेट करो और पार्टिसिपेशन हर बंदे का कर लो। यही आपका काइजन कॉस्टिंग के निकल के आता है। काइजन कॉस्टिंग का मेन एम क्या होता है? मेन एम होता है कि आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है। इतना काइजन कॉस्टिंग के अंदर ये एक पर्टिकुलर है, जहाँ पर इन्होंने बोला कि भैया स्टैंडर्ड कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम से कॉस्ट रिडक्शन सिस्टम पे जाओ, रिडक्शन इन पीरियोडिसिटी ऑफ सेटिंग कॉस्ट इन वेरियंस एनालिसिस और पार्टिसिपेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और वर्कर इन सेटिंग द कॉस्ट। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 5S। 5S क्या होता है? इन्होंने कहा 5S एक और सिस्टम होता है, एक और टेक्निक होता है जस्ट इन टाइम के लिए। जस्ट इन टाइम का एक और टेक्निक होता है, उसको 5S कहते हैं। क्या 5S होते हैं? इन्होंने कहा सबसे पहले क्या करो? सॉर्ट करो। सॉर्ट करो मतलब जो माल सही है उस माल को निकालो, उसके बाद सॉर्ट करने के बाद सेट इन ऑर्डर किया, ऑर्डर में सेट किया, फिर हमने कहा उसको हम पॉलिश वॉलिश लगा के साइन कर लेंगे, फिर हम उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? उसको सस्टेन कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हमने कहा, हमने सीरी से बोला कि भैया शैतान को ले आओ। उसने शैतान बोला था, शैतान जैसे आ गया वैसे ही हमारी क्या निकल गई? हमारी शुशु निकल गई, हमारी शुशु निकल गई, हमारी शुशु निकल गई। इतने में क्या हुआ? सिकेसु जो है वो शिजुका को लेके भाग गया, इसलिए हमारी शिप सूख गई। ठीक है, ठीक है, क्योंकि शिकेतु के साथ भाग गई, नोबिता को मिला नहीं था। ऐसे करके कुछ भी बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शॉर्ट, सेट एंड ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन निकल के आता है। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? तो शॉर्ट का मतलब का जो अननेसेसरी आइटम्स होते हैं उनको सबको रिमूव कर दो। ठीक है, सेट एंड ऑर्डर का मतलब होता है जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है उन सबको, या फिर जो आपको रेगुलर यूज में होता है उसको आगे रखना, जो नहीं होता उसको पीछे रखना। शाइन का मतलब क्या होता है? शाइन का मतलब होता है थोड़ा टाइम डेली लगाते रहो, किसमें? उसको क्लीनिनेस की हैबिट में और एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, या फिर अपने डेस्क वगैरह को सही करने में डेली थोड़ा टाइम लगाते रहो। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना, और सस्टेन का मतलब होता है इन चीज़ों को अपना के रखना। शॉर्ट का मतलब हो गया अननेसेसरी आइटम्स को हमने हटा दिया। सेट एंड ऑर्डर का मतलब हो गया जो चाहिए उसको आगे रख लिया, जो नहीं चाहिए उसको पीछे रख दिया। शाइन का मतलब हो गया क्लीनली डेली क्लीन वगैरह करेंगे। स्टैंडर्डाइज का मतलब हो गया हाई स्टैंडर्ड रख के चलेंगे, और सस्टेन का मतलब हो गया इस चीज़ को सस्टेन करके चलना। ये हमारे पास 5S निकल के आता है। तो 5S इन्होंने कहा कि भैया अगर देखो पुराना इक्विपमेंट आगे आ जाएगा, नया वाला पीछे रह जाएगा, तो पुराना वाला उठा लोगे, काम करोगे, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हमने ये 5S निकाले थे। ये 5S के बेसिस पे हमारे पास हो गया। ठीक है, 5S के बाद मेरे पास एक निकल के आता है टीपीएम। टीपीएम से पहले हम एक बार 6 सिग्मा कर लेते हैं। ठीक है, नहीं चलो टीपीएम नहीं करते, कोई बात नहीं। टीपीएम का मतलब क्या होता है? तो उसने कहा टीपीएम का मतलब होता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने कहा देखो प्रोडक्शन सिस्टम की, एक तो प्रोडक्शन सिस्टम होता है, ठीक है, एक क्वालिटी सिस्टम होता है। ठीक है, प्रोडक्शन सिस्टम को और क्वालिटी सिस्टम को मैनेज करना चाहते हो और साथ में इंप्रूव करना चाहते हो, तो वो कैसे करोगे? टीपीएम से करोगे। तो टीपीएम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस सिंपली रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग of managing and improving the production system as well as the quality system। ठीक है, कैसे करेंगे? तो हमने कहा सबसे पहले तो एक आइडिया दिमाग में बनाओ, प्रिपरेशन स्टेज आइडिया दिमाग में लाए, फिर हमने क्या किया? इंट्रोडक्शन स्टेज इंट्रोड्यूस किया, फिर हमने क्या किया? इंप्लीमेंट कर दिया, फिर हमने साथ में क्या किया? लास्ट में इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, यानी कि इसके बेनिफिट ले लिए। टीपीएफ के अंदर इन्होंने कहा कि 8 पिलर होते हैं, भाई साहब थे वो 8 पिलर देके चले गए। इन 8 पिलर्स को याद कैसे करें? इन्होंने कहा देखो सबसे पहले क्या बात कर रहे हो? मेंटेनेंस की बात कर रहे हो ना, तो मेंटेनेंस से 4 पिलर, तो मेंटेनेंस से लेके आओ। कैसा? एक तो होता है प्लान्ड मेंटेनेंस। प्लान्ड मेंटेनेंस मतलब हमने कहा देखो महीने में 4 दिन हमारे ब्रेक रहेंगी, ये प्लान्ड मेंटेनेंस हो गया। एक होता है ऑटोनोमस मेंटेनेंस। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस का मतलब होता है कि हर बंदा अपने आप बिना कहे काम करेगा। जैसे हमने कहा लुब्रिकेंट डाल देना, भैया काम करने से पहले लुब्रिकेंट तेल वगैरह डालते रहियो, तो वो मेरे पास ऑटोनोमस मेंटेनेंस के अंदर आ जाता है। फिर हमने कहा ऑफिस का टीपीएम कर देना। ऑफिस का टीपीएम का मतलब क्या होता है? यार ऑफिस की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज होती है ना, प्लानिंग होती है, सब होती है, उसके अंदर भी टीपीएम लगा दो, उसके अंदर टीपीएम कैसे लग जाएगा? तो हमने कहा प्रोसेस को एनालाइज करो, एनालाइज करने के बाद उसके अंदर टीपीएम लगा दो। अच्छा ठीक है, लगा देंगे। फिर हमने कहा क्वालिटी सुधारनी थी, तो क्वालिटी का भी एक मेंटेनेंस लगा दो। क्वालिटी का मेंटेनेंस कैसे लगता है साहब? तो हमने कहा क्वालिटी का मेंटेनेंस करने के लिए क्या करोगे सर? क्वालिटी के मेंटेनेंस के लिए जो भी कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करने के लिए जो प्रॉब्लम हो सकती है, उस प्रॉब्लम को जड़ से हटा दिया जाए, जो उसको दिक्कत दे रही थी और जो चीज़ें उसको दे सकती है हेल्प,
उसको लगा दो, ठीक है। ये मेरे पास 4 निकल के आते हैं मेंटेनेंस के अंदर, 4 पिलर मेरे पास निकल के आते हैं ये, और मेरे पास 4 पिलर बचे हुए रह गए, वो 4 पिलर मेरे पास क्या निकल के आएंगे 5 6 7 8, 4 पिलर रह गए, 4 पिलर रह गए, बता दो। हमने कहा एक तो आ जाएगा एम्प्लॉय से रिलेटेड, हर जगह आता है, एम्प्लॉय को ट्रेन कर देना, तो एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग दे देंगे, ठीक है। हमने कहा साथ में सेफ्टी मेंटेन करके रखना, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट की सेफ्टी मेंटेन करना, कर लेंगे। अच्छा, टीपीएम होता है, टीपीएम में करना होता है प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए और क्वालिटी की सिस्टम, क्वालिटी सिस्टम और प्रोडक्शन सिस्टम के लिए करना होता है। तो उन्होंने कहा देखो प्रोडक्शन सिस्टम के लिए करना होता है ना, प्रोडक्शन सही से हो जाए तो इसमें अर्ली मैनेजमेंट कर लेना। अर्ली मैनेजमेंट का मतलब होता है कि टाइम से पहले मैनेजमेंट कर लेना ताकि आपका प्रोडक्शन सही से कंप्लीट हो जाए। और काइजन लगा देना, यानी कि काइजन का मतलब क्या होता है, काइजन का मतलब होता है कि एक तरीके से आपका होता है फोकस्ड इंप्रूवमेंट, इसको कहते हैं। काइजन लिख देना कि भैया लगातार इंप्रूवमेंट होता चला है। ये आपके 8 पिलर हो गए टीपीएम के, ये आपके 8 पिलर हो गए टीपीएम के, ठीक है। टीपीएम को मेजर कैसे करते हैं, ओई का मेजर मतलब होता है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस इज अ मेजर ऑफ टीपीएम, इट इज अ मेजर ऑफ टीपीएम। इन्होंने कहा क्या मेजर करता है, ये 6 बड़ी प्रॉब्लम्स होती है जिसको मेजर करता है। क्या बड़ी प्रॉब्लम निकल के आने वाली है, इन्होंने कहा देखो एक प्रॉब्लम होती है कि हमारा अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है। अवेलेबल था, अवेलेबिलिटी मतलब हमने कहा ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन हो गया का मतलब क्या होता है, इन्होंने कहा ब्रेकडाउन हो गया का मतलब होता है कि भैया चलते चलते मशीन हो गई बंद, तो इसको कहते हैं ब्रेकडाउन। तो वो होता है अवेलेबिलिटी का इशू, ठीक है। अवेलेबिलिटी का इशू हो गया, ये पहला लॉस है। अवेलेबिलिटी के बाद दूसरा इशू क्या हुआ, हमने कहा छोटे छोटे टाइम के लिए हमने खुद ही बंद किया था, मतलब सेटअप के लिए हमने बंद करवाया था। सेटअप भी आपका अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करता है, ये भी लॉस होता है, टाइम का ही लॉस होता है। सेटअप इसलिए कहते हैं इतने ज्यादा सेटअप मत कर दीजिएगा, सेटअप का टाइम कम करो, क्योंकि ये अवेलेबिलिटी का लॉस होता है। मशीन 10 में से 4 घंटे अवेलेबल थी, क्योंकि 4 घंटे सेटअप हो रही थी उसके लिए, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि छोटे छोटे जो ब्रेकडाउन होते हैं ना, यानी कि माइनर जो स्टॉपेज होते हैं, ये भी अवेलेबिलिटी को दिक्कत देते हैं। यही मेरे पास 3 अवेलेबिलिटी के इशूज निकल के आ गए जो ओई के निकल के आते हैं, ठीक है। 3 हो गए अवेलेबिलिटी के इशू। अब मेरे पास 3 इशूज बचते हैं। ये 3 इशूज मेरे पास कौन कौन से हो सकते हैं, अवेलेबिलिटी के 3 इशू पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अवेलेबिलिटी के 3 इशू पता चल गया, अवेलेबिलिटी के 3 इशू पता चल गया। इसके बाद मेरे पास एक दिक्कत निकल के आती है, अवेलेबल था लेकिन परफॉर्मेंस सही से नहीं हो पाई। परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो पाई, हमने कहा स्पीड और ईल्ड मेरी रिड्यूस थी। हमने कहा नहीं, स्पीड भी सही थी, सब कुछ चका सकता। क्वालिटी में दिक्कत है, क्वालिटी में दिक्कत क्यों होती है, डिफेक्ट्स की वजह से क्वालिटी में दिक्कत होती है, रीवर्क की वजह से क्वालिटी में दिक्कत होती है। तो ये आपके पास ओई के अंदर निकल के आ जाता है। चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं। ओई मेरे पास अवेलेबिलिटी 90% से ऊपर होनी चाहिए, परफॉर्मेंस 95% से ऊपर और क्वालिटी 99% से ऊपर होनी चाहिए, अप्रॉक्सिमेटली 85% होना चाहिए। क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिफ्ट, देखो पहले पढ़ना क्वेश्चन में शिफ्ट है कितनी। इसने का शिफ्ट मेरे पास है एक शिफ्ट है, 12 घंटे की शिफ्ट है, ठीक है। 12 घंटे की शिफ्ट में 15 मिनट के 3 ब्रेक होते हैं, यानी कि 45 मिनट्स का ये ब्रेक होता है और 10 मिनट का ये ब्रेक होता है। अच्छा, अब हमें बता दो क्या ये ब्रेक तुम्हारा ब्रेकडाउन में आता है, सेटअप में आता है, माइनर स्टॉपेज नहीं, ये तो प्लान है ना, पहले से हमने तय करके रखा है इतना ब्रेक रखेंगे। तो 45 + 10 55 मिनट का ब्रेक होगा, यानी कि 12 × 60 यानी कि 720 में से 55 मिनट का ब्रेक होगा, यानी कि 665 मिनट्स मेरे पास अवेलेबल थे। अवेलेबिलिटी ही इतने की थी, इसमें से कितने में काम कर पाए, अनप्लान डाउन टाइम कितने का है, तो उसने कहा अनप्लान डाउन टाइम है 36 का, तो 665 में से 36 माइनस कर देना। ये मेरे पास आ गई अवेलेबिलिटी, ये मेरे पास अवेलेबिलिटी आ गई, अवेलेबिलिटी आ गई, ठीक है। अवेलेबिलिटी के बाद इसने कहा आप क्या निकालोगे, आप निकालते हो परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, तो उसने कहा परफॉर्मेंस के लिए कितने मैन्युफैक्चर कर दिए, 3360 मैन्युफैक्चर कर दिए। अच्छा, और एक में कितना टाइम लगता है, 10 सेकंड का, यानी कि टोटल टाइम कितना लगाया होगा, 3360 × 10 सेकंड। अब मिनट्स में निकालोगे तो डिवाइड बाय 60 कर दो, ये मिनट्स निकल के आ जाएंगे। तो हमने कितने मिनट लगा दिए, हमने निकाल दिया, और ये हमने मिनट लगा दिए एक्चुअल। और हमारे पास अवेलेबल कितना टाइम था, हमारे पास अवेलेबल था 665 में से 36 हटा दोगे तो इतना टाइम अवेलेबल था। तो ये टाइम है जो हमने किस में लगाया, परफॉर्मेंस में लगाया। क्वालिटी का मैं क्या हुआ, तो उन्होंने कहा 3360 माइनस 75 कर दोगे, ये मेरी क्वालिटी थी, यानी कि क्वालिटी 75 की खराब करी, डिवाइड बाय 3360 कर देना, ये मेरे पास क्वालिटी निकल के आ जाएगी। दैट इज ऑल अबाउट ओईई। डन, 85% होना चाहिए, इससे ऊपर है तो बहुत बढ़िया बात है, बेस्ट चल रहा है आपका मार्केट के अंदर। चलो इसके बाद देखने का टीक्यूएम और टीपीएम दोनों की बात करते हैं, दोनों कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज के इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं। 60 याद करो, 60 के अंदर एम्प्लॉइज ज़्यादा इन्वॉल्व थे, टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट इन्वॉल्व था, सस्टेनेबल बेनिफिट मिलने वाले थे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर नेसेसरी था, इन्होंने का रिड्यूस करता है, टाइम को इंप्रूव करता है, कस्टमर को इंप्रूव कर देता है और स्लैशिंग लीड टाइम कर देता है। ये हमारे पास इसके अंदर निकल के आया था। चलो अच्छा, इसके बाद हमारे पास ओई के और क्वेश्चन है, ओई आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है कि भैया ये रही डाटा क्या है, 4 हफ्तों का डाटा है, 4 हफ्तों का डाटा, ध्यान से देखिए डाटा को, 4 हफ्तों का डाटा है। डाटा में दे रखा है कि प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस थी एक शिफ्ट की, ये शिफ्ट की दी 4 हफ्तों में, इन्होंने कहा हर शिफ्ट 15 मिनट का था, और हफ्तों में ब्रेकडाउन टाइम था 6 घंटे का, सेटअप का टाइम था 14 घंटे का, पावर पीरियड था 14 6 20 यानी कि 24 घंटे का अनप्लान डाउन टाइम। देखो ब्रेकडाउन अनप्लान में आता है, सेटअप भी वहीं आता है, फायर पावर भी वहीं आता है, याद आ गया आप तो। ये में अवेलेबिलिटी में दिक्कत है, अनप्लान डाउन टाइम में 24 घंटे का, 24 घंटे के कितने शिफ्ट में, 4 हफ्तों में कितनी शिफ्ट हुई, 4 हफ्तों में देख लेते हैं एक बार। हमने कहा एक दिन में कितनी शिफ्ट होती है, 2। अच्छा, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 6। 4 हफ्तों में कितने दिन हुए, इतनी शिफ्ट मेरी हो जाएंगी 4 हफ्तों के अंदर। कितनी शिफ्ट हो जाएंगी, 6 × 2 × 4 यानी कि 48 शिफ्ट हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा 48 शिफ्ट में इतनी दिक्कत आई, यानी कि हर शिफ्ट में 30 मिनट का आपका, 30 मिनट का यानी कि 0.5 आवर्स का, या फिर 30 मिनट कह लो ना इसको सीधे 30 मिनट का आपका क्या होता है, डाउन टाइम होता है। ओके, अनप्लान डाउन टाइम मेरे पास 30 मिनट का होता है हर शिफ्ट के अंदर। ओके,
अच्छा, प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस 15 मिनट का था, ठीक है। हर शिफ्ट में हमने कहा 30 मिनट का ब्रेक होता है, 15 मिनट का ब्रेक होता है, ठीक है। तो 30 15 15 कितने हो गए 60 मिनट, 60 मिनट हटा दो। 9 घंटे की एक शिफ्ट होती है, 9 घंटे में से यानी कि 9 इंटू 60 मेरे पास निकल के आएगा 540, 540 में से कितने हटा दोगे, 540 में से 30 15 15 यानी कि 60 मिनट हटा दो। 480 मिनट मेरे पास अवेलेबल था और 480 में से चला कितने मिनट, इतने मिनट चला, ये मेरी अवेलेबिलिटी निकल के आ गई अवेलेबिलिटी, ओके। 480 माइनस 30 की अवेलेबिलिटी। अब परफॉर्मेंस देखना जरा, तो इसने का परफॉर्मेंस मेरे पास है हर शिफ्ट में 140 बनता है और 1 मिनट लगता है, 30 मिनट का टाइम, यानी कि 420 का परफॉर्मेंस है, ओके। इसके बाद पार्ट कितने एक्सेप्ट हो रहे हैं, 131, बने कितने 140, मल्टीप्लाई करना है कर दो, नहीं तो मल्टीप्लाई बराबर बराबर से ही करोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी। तो 131 डिवाइड बाय 140 कर दोगे तो ये निकल के आ जाएगा 93.5714%, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हम भी सीख लेते हैं, आप भी सीख लीजिए कि भैया मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हम कैसे करके करेंगे, मतलब अभी समझ में आ जाएगा। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन के अंदर पहला 93.75 यानी कि 0.2 तक इसने लिया, फिर इसने दो डेसिमल तक लेता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देता है, यानी कि 4 डेसिमल ही आपको कंसिडर करने हैं, ठीक है, ओके। आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास फिफ्थ वाला है। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, फिफ्थ वाला कह रहा है कि फॉलोइंग डाटा पर्टेन्स टू ऑटोमेटेड मशीनरी। एक दिन का डाटा दे रखा है, एक दिन के अंदर कितनी शिफ्ट होती है, बड़े प्यार से लिख दिया, डबल शिफ्ट होती है एक दिन के अंदर, वेरी गुड। और एक शिफ्ट में कितने काम होता है, 8 घंटे का काम होता है, 8 इंटू 60 यानी कि 480 घंटे का काम होता है। क्या 480 घंटे अवेलेबल था, नहीं। 25 मिनट का लंच ब्रेक होता है, 10 मिनट का टी ब्रेक होता है, ठीक है। कोई और प्लान डाउन टाइम दे रखा, नहीं दे रखा। चलो ये मेरे पास नीचे आ गया अवेलेबिलिटी के केस में। इसने कहा अनप्लान 90 मिनट, ये तो पूरे दिन का था ना, 2 शिफ्ट का था, तो एक शिफ्ट में कितना निकल के आएगा, एक शिफ्ट में कितना निकल के आएगा, पहले 480 में से 35 माइनस करो, 445 मेरे पास था, अनप्लान कितना हो गया 45, ठीक है। ये मेरे पास हो गया 400 डिवाइड बाय 445, ये पहला हो गया। इस स्टैंडर्ड साइकिल टाइम कितना लगता है, 2.5 मिनट पर टैबलेट। आपने 280 टैबलेट बनाई, तो पूरे दिन की है ना, तो 140 टैबलेट बना ली होंगी, 140 टैबलेट बनाई होंगी 2.5 मिनट लगे, और इसको कितने से डिवाइड कर दोगे, 400 से डिवाइड कर देंगे, ये मेरे पास दूसरा आ गया। और तीसरा मेरे पास निकल के आएगा कि 140 यानी कि 100 डिवाइड बाई 140, तीसरा निकल के आ जाएगा। हो गया, वही हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे वही निकल के आ जाएगा। अगला वाला, इसने का टाइम हमने काम किया 210 घंटे, टाइम लूज किया 28 घंटे, अवेलेबिलिटी बताना जरा। पहले टीपीएम का मेजरमेंट बता दो, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। टीपीएम का मेजर वही होता है, वही के अंदर 6 लॉसेस हो सकते हैं, 6 के 6 लॉसेस लिख दिए इसने पहले क्वेश्चन में, आराम से अभी किए। इसके सेकंड पार्ट इसने किया टीपीएम का, इसने बताया कि भैया हमारे पास अवेलेबिलिटी कितने की, अवेलेबिलिटी मेरे पास थी 210 घंटे, डिवाइड बाय 210 प्लस 28, क्या करवा रहे हो यार, अवेलेबल 210 घंटे थे, टाइम वर्क 210 घंटे किए थे, लॉस 28 किए, तो नीचे तो 28 लॉस ऐड ही करोगे ना, उल्टा करके दे दिया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिया इसने। अवेलेबिलिटी निकाली, अवेलेबिलिटी के बाद क्या निकालोगे, हमने का परफॉर्मेंस निकालेंगे। परफॉर्मेंस 180 कितने घंटे परफॉर्म किया, 180 घंटे परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस निकल के आ गई। और क्वालिटी निकालो, क्वालिटी हमने कहा 2520 डिवाइड बाय 28, ये मेरी क्वालिटी होगी। तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे वही निकल के आ जाएगा, 68% का निकल के आ रहा है, तो उसने कहा काफी कम है, तो यही बेकार है इसका। हो गया टीपीएम के बाद हम आगे बढ़ते हैं।